नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 से 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, पूर्णांक 1 से 100 के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब कि ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये होता है वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये 5 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या है और यहाँ पे इसके बीच के अंतर कितना है, तो 2 है। तो यहाँ पे 5 और 7 इसे हम बोलते हैं क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे 3 और 5 है, बीच का अंतर कितना है, 2 है, तो इसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। 11 और 13 इसके भी बीच का अंतर 2 है, तो ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि 1 से 100 के बीच कुल 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8। अब हम निकाल के देखते हैं कि कैसे 8 जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 1 जा को लिख लेते हैं। यहाँ पे 6 का टेबल लिखते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इसी तरह से 24 30 36, यहाँ पे 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96, यहाँ तक 100 के अंदर तक लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से पहले और इसके बाद वाले, मतलब इससे पहले वाले और इससे बाद वाले संख्या को लिखते हैं यहाँ पे। तो 6 से पहले आता है 5 और 5 के बाद 6 के बाद आता है 7। यहाँ पे लिख लेते हैं 11, ये हो जाएगा 13। तो 5 और 7 ये तो जुड़वा अभाज्य संख्या है। 11 और 13 ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे 70 होगा और यहाँ पे 18 के बाद क्या आता है, तो 19, ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं 23 और यहाँ पे 25। अब 25 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पे हम 29 और यहाँ पे 31 लिखेंगे, तो ये भी जुड़वा अभाज्य होगा। यहाँ पे 35, यहाँ पे 37, तो ये 35 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पे 41 और यहाँ पे 43, तो ये तो है। उसके बाद यहाँ पे 47 और यहाँ पे 49, ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 53 और यहाँ पे 55, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 59 और यहाँ पे 61, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे 65, तो ये होगा नहीं, 65 अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे 71 और यहाँ पे 73, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे 77, तो ये तो नहीं है, 13 1 जा में आता है। फिर यहाँ पे 83 और यहाँ पे 85, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 89 और यहाँ पे 91, तो ये नहीं होगा। ये 11 1 जा में आता है। यहाँ पे ये 13 1 जा में आता है, ठीक है। 91, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 95, यहाँ पे 97, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो अभाज्य कुल जुड़वा अभाज्य संख्याएं यहाँ पे आ गया कितना, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। और एक होता है 3 5, ठीक है। तो पूरे मिला के कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कितना, तो ये 8। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यदि n+2 और n+4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो n के लिए संभावित हलों की संख्या है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, n है, n+2 है और n+4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों के बीच के अंतर को निकालेंगे। तो यहाँ पे इसके बीच का अंतर होगा 2 और इस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे तीन लगातार संख्या है, अभाज्य संख्या, जिसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो हमारे पास इस तरह की संख्या 3 ही है। यहाँ पे 3, 5 और 7 जिसके बीच का अंतर 2 होता है, ठीक है।
लगातार संख्या 357 है, जिसके बीच का अंतर कितना है 2 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये n जो है कितना है 2 है, सॉरी n है कितना 3 है, n 3 है तो n + 2 ये 5 हो जाएगा, ठीक है 3 2 5 और n + 4 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे n के लिए संभावित हलों की संख्या होगी, तो यहाँ पे केवल एक ही हल हो सकता है संभावित हल, ठीक है। z प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है। यदि x = z + 1 तब x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 इसी तरह से बढ़ते जाएंगे x + 29 और x + 30 में अभाज्य संख्याओं की संख्या बताए। मतलब कि यहाँ पे x + 1 x + 2 से x + 30 तक लिखा गया है, इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले दे दिया है z क्या है, तो 1 से लेके 31 तक का गुणनफल है, ठीक है 1 से लेके 31 तक का गुणनफल है। अब यहाँ पे बोल रहा है x क्या है, तो x है z + 1, z + 1 का मतलब क्या, तो ये जो है 1 से लेके 31 तक का गुणनफल और प्लस ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब बोला है कि x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 इसमें चेक करने के लिए कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पे x + 1 अगर लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, तो 1 जुट जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो एक और एक यहाँ पे एक जोड़ना पड़ेगा, तो एक और एक मिलके कितना हो जाएगा 2। तो हमें इस तरह से लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 गुने इसी तरह से 31 तक का गुणनफल है ये, और इसमें अगर हम एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2। तो यहाँ पे हम 2 तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 3 × 4 गुने इसी तरह से 31 तक का गुणनफल होगा ये, और यहाँ पे +1 भी करना पड़ेगा +1, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि 2 जो है कॉमन निकल गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि x + 1 का एक फैक्टर 2 भी है, तो इसे हम अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या का केवल 2 फैक्टर होता है, एक होता है 1 और एक होता है वह संख्या खुद, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है 2, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसी तरह से यदि हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक के बदले ये 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक फैक्टर कितना हो जाएगा, तो इसका एक फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये भी जो है प्राइम नंबर नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसी तरह से हम सभी को चेक करेंगे तो सभी में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और इनमें से कोई भी संख्या जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो 1। यहाँ पे है 1 और 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, 1 और 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्या है। हम यहाँ तक बात करें कि 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो हम इसे भी नहीं पता कर सकते हैं, अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। किसी भी 2 पॉइंट के बीच, 2 पूर्णांक के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। तो 1 और 1000 के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होगी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनफाइनाइट। यह है यदि a b c d e 5 अभाज्य संख्या है, जहां a से बड़ा b है, b से बड़ा c है, c से बड़ा d है और d से बड़ा e है। मतलब कि a सबसे छोटा है, ठीक है, उससे बड़ा b है, b से बड़ा c है, c से थोड़ा बड़ा d है और d से बड़ा e है, ठीक है। तब बोला है कि a + b + c + d + e 306 है, ठीक है। तो aq + 2a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देखते हैं, a + b + c + d + e ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 306 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 5 अभाज्य संख्या, ये सभी अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसमें से केवल एक अभाज्य संख्या जो है इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले सभी को ऑड दे के देखते हैं, सभी अभाज्य संख्या ऑड रख के देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है,
ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, फिर ये भी ऑड है, ठीक है। अब ऑड ऑड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, फिर ऑड ऑड को जोड़ेंगे तो इवन आएगा, ठीक है। और हमारा ये रह गया कितना, ये ऑड। अब इवन इवन को जोड़ेंगे तो इवन आएगा और ये ऑड है, तो इवन प्लस ऑड तो ऑड आना चाहिए, ये आना चाहिए क्या, तो ऑड, लेकिन ये है इवन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इवन है, इसका मतलब क्या, तो इस ऑड को इवन बनाने की, इसको इवन बनाने के लिए मतलब कि हमारे पास पहले से एक इवन नंबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इवन दे देते हैं, यहाँ पे इवन दे देते हैं पहले से इवन, तो यहाँ पे ये दोनों ऑड मिलके इवन बन जाएगा और ये दोनों ऑड मिलके इवन बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तो केवल एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, मतलब कि ये जो है हमारा a 2 होगा, ठीक है। अब a को ही 2 ले सकते हैं क्योंकि a सबसे छोटा है और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2, और ये इवन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a कितना निकल गया, तो 2। तो यहाँ पे AQ प्लस 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो AQ मतलब कि 2 का Q और प्लस 2 गुने 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 और 4 12। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार वाली है, तो हम इसमें संख्याओं के हर को चेक करेंगे। ये 1600 है, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 4 और 100 से भी 2 निकलेगा, तो यहाँ पे 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2। इसको फैक्टराइज करेंगे इसके हर को, तो यहाँ पे आएगा 2 का पावर 3। इसके हर को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा अपना 2 गुने 5 का पावर 2, और ये जो है 2 गुने 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 और 5 ये जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार निश्चित रूप से शांत होगा। इसका भी हर जो है 2 के पावर m के रूप का है, 2 का पावर 3 है हर में, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है और 5 है, ठीक है, 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, तो ये भी, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हर जो है इसका 3 है, ठीक है, 2 गुने 3 है, इसका जो है एक फैक्टर 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। तो अगर परिमेय संख्या का हर, ये अंश है, ऊपर में अंश रहता है और ये अपॉन में हर 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का हो, या फिर 2 के पावर m का रूप का हो, या फिर 5 के पावर n के रूप का हो, ठीक है। तो इस सभी का दशमलव प्रसार शांत होता है, बाकी सभी का दशमलव प्रसार अशांत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, यहाँ पे एक और फैक्टर, एक मतलब कि अलग फैक्टर आ गया है, 3 आ गया है, ठीक है। 2 और 5 के अलावा 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत होगा और आवर्ती होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम डायरेक्ट चेक करेंगे इसके हर को, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि 1600 है, यहाँ पे 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता है, इसमें भी 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता है, इसमें भी 2 के और 5 के अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता, यहाँ पे 2 3 जा 6 3 है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में से क्या सही है, एक वास्तविक संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं सभी वास्तविक संख्या होते हैं, तो ये सही होगा। यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, मतलब कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक संख्या है, तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वास्तविक संख्या होते हैं, तो ये भी सही होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक
परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। मतलब जितने भी परिमेय संख्या होते हैं सभी एक वास्तविक संख्या होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, उसके बाद तीसरा और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। √75 एक परिमेय संख्या है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5√5 और ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि कम से कम एक ऐसा धन पूर्णांक है कि, यहाँ पे x के बारे में बोल रहा है कि x कम से कम एक ऐसा धन पूर्णांक है कि -4x/5 स्मॉलर देन -7/8। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या, मतलब कि इधर से माइनस और इधर से भी माइनस हटाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इधर जो है ना हम लिखे हुए हैं -8, ठीक है, जो छोटा है -4 से। ठीक है, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक -8, ये छोटा है -4 से। अगर हम दोनों ओर से माइनस को हटा देते हैं तो ये 8 जो है ये बड़ा हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो अगर हम माइनस को प्लस करते हैं और प्लस को माइनस करते हैं तो ये जो साइन जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो 4x/5 ये ग्रेटर देन हो जाएगा 7/8। ठीक है, यहाँ से माइनस हटा देने के बाद ये हो जाएगा 4x/5 ग्रेटर देन 7/8। ठीक है, अब हम इसको गुना करते हैं इधर से इधर, इधर से इधर, तो ये हो जाएगा 42x ग्रेटर देन 35, यानी कि यहाँ से x ग्रेटर देन हो जाएगा कितना, तो 35/32। ठीक है, अब ये जो अपना x जो है ये ग्रेटर देन, अगर हम 35 में 32 से भाग देते हैं तो 1 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, 1 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा ही आएगा। तो x जो है पॉजिटिव है, मतलब कि एक धन पूर्णांक है, तो ये जो है अपना कथन ये सही हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि x-2/x स्मॉलर देन 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब कि x के सभी मानों के लिए x-2/x जो है यह 1 से छोटा है। लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे -1 ले लेते हैं, तो ये -1 और ये है -2 और बट्टा में फिर ये हो जाएगा कितना, -1, तो ये होगा कितना, तो -3/1, माइनस कट जाएगा, लेकिन ये 3 जो है 1 से क्या है, बड़ा है, तो ये कथन गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 4.2323 इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब कि 2 3 इसी तरह से लिखा होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4.23। ठीक है, यहाँ पे रेक्लिन का यूज करेंगे, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PQ वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इसे हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसे हम लोग P और Q के रूप में लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो 423 और इसमें से हम क्या घटाएंगे, तो 4 और बट्टे में यहाँ पे 99, तो ये हो जाएगा 419/99, तो इसे हम P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इससे आगे क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें जो है ना ऐसा होगा आंसर कि ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ फॉलोज। ठीक है, तो ये सेकेंड एंड फोर्थ जो है ये सही होगा। अब यहाँ पे है यदि P एक अभाज्य संख्या है तो P² के गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब यहाँ पे P एक अभाज्य संख्या है, मान लेते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या P है, मान लेते हैं 3 है, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर 9 का गुणनखंड पूछा जाए कौन कौन हो सकता है, तो 9 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है और 9 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 3 एंड 9 तीन ठो फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी अभाज्य संख्या के लिए, ठीक है, किसी भी अभाज्य संख्या के लिए अभाज्य संख्या p के लिए, p अगर अभाज्य संख्या है तो इसके स्क्वायर का मतलब कि p स्क्वायर का गुणनखंड अगर पूछा जाए तो 3 होगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे x, y, z अभाज्य संख्याएं हैं तथा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38, तो x का अधिकतम मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड ये है कितना, तो 38 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि x का मैक्सिमम मान आना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी अगर ये ऑड मान लेते हैं, ये ऑड है, फिर ये ऑड है और फिर ये ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड तो ये तो इवन आ गया, और फिर ये ऑड, इवन प्लस ऑड ये ऑड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो इवन है, मतलब कि इसमें से एक जो है इवन होना चाहिए। तो चूंकि x का मैक्स वैल्यू होना चाहिए, x जो है मैक्स है, अधिकतम मान बोल रहा है x का, तो यहाँ पे x को तो हम इवन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अपने पास इवन अभाज्य संख्या जो है केवल 2 है। ठीक है, तो 2 तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि ये z जो है ये 2 है। ठीक है, तो ये दोनों ऑड आना चाहिए। अब इस दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, ये तो 2 आ गया, सभी को जोड़ के 38 है, तो इस दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए 36। अब y जो है मिनिमम होगा तभी x जो है मैक्सिमम होगा, तो हम y का मिनिमम वैल्यू लेके चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि y जो है 3 है, y 3 है, तो कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 33, और 33 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम y लेते हैं 5, तो x आ जाएगा कितना 31। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31। n एक धनात्मक पूर्णांक इस तरह से है कि इसके अंकों का योग 2 है तथा 10 के पावर 10 एवं 10 के पावर 11 के बीच में n है, तब n के संभावित मान कितने होंगे। चूंकि n यहाँ पे 10 के पावर 10 और 10 के पावर 11 के बीच में है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 10 के पावर 10 को लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 पर 10 जीरो बैठाना पड़ेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब बोल रहा है n जो है 10 के पावर 10 से बड़ा है और 10 के पावर 11 से छोटा है, मतलब इस दोनों के बीच में है। तो और फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, अंकों का योग 2 है। ठीक है, तो एक तो ये पहले से है, तो यहाँ पे हम 1 दे सकते हैं, तो ये तो एक संख्या तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा संख्या 1 को चेंज करके, मतलब कि इसका प्लेस चेंज करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 0, इसको भी जोड़ के 2 होगा। इसी तरह से हम 1 को कितने बार चेंज कर सकते हैं, तो 1 बार चेंज किया, यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे दिया 2 बार, फिर यहाँ पे आएगा 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8 9 10 बार चेंज कर सकते हैं 1 को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 10 संख्या बन जाएगा। ठीक है, 10 संख्या। उसके बाद अंकों का योग 2 होना चाहिए, मतलब कि हम जो है यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे 10 जीरो ये भी दे सकते हैं, 5 और फिर 1 2 3 4 5, ये भी हमारी संख्या हो सकती है। ठीक है, जिसके अंकों का योग 2 हो, तो इस तरह से 10 और ये एक संख्या बन गया, तो 11। तो हमारे पास कुल कितने संख्याएं हैं, तो 11 संख्या बन सकता है, n के संभावित मान 11 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यदि n कोई धन पूर्ण संख्या है तो रूट n, अब यहाँ पे बोल रहा है कि n जो है कोई धन पूर्ण संख्या है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे n एक मान लेते हैं 3 और एक मान लेते हैं यहाँ पे 9, n का वैल्यू यहाँ पे 3 और n का वैल्यू यहाँ पे 9 ले लिए, क्योंकि ये दोनों जो है क्या है, तो धन पूर्ण संख्या है। तो ये भी हो सकता है, अगर यहाँ पे रूट 3 ही रह जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये रूट 3, ठीक है, और ये निकल जाएगा तो ये 3,
तो ये क्या है, तो ये पूर्णांक है, और ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो सकता है हमारा सही आंसर। हमेशा सॉरी ये नहीं, यहाँ पे है हमेशा धनात्मक पूर्णांक, ये तो गलत हो जाएगा। हमेशा परिमेय संख्या, ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा अपरिमेय संख्या, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे या तो धन पूर्णांक या अपरिमेय संख्या, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर ये कोई धन पूर्णांक है, n कोई धन पूर्णांक है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये 5√5 है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। या मान लेते हैं यहाँ पे 16 आ गया, तो ये कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये पूर्णांक हो गया। तो यदि n कोई धन पूर्ण संख्या है तो √n जो है या तो धन पूर्णांक होगा या अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या m है और 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या n है, तो m - n किसके बराबर है? हमें ये याद रखना है कि 0 और 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 0 और 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है n हो जाएगा, सॉरी m जो है m हो जाएगा 15, और 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं, मतलब कि n कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये स्मॉल है, ये m और ये n कितना होगा 10, तो m - n कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 - 10 मतलब कि 5। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो ये तो सही है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, ये सही है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक क्या है, तो परिमेय संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी, सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो है सत्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये तो सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये भी सही होगा। यहाँ पे प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृत संख्या है। जितने भी भाज्य संख्या है एक प्राकृत संख्या है, ये भी सही होगा, क्योंकि जितने भी भाज्य संख्याएं होते हैं प्राकृत संख्याएं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 जो है प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है सही हो जाएगा। ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये तो सही होगा। यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सी 1 और 2 दोनों सही होगा। तो इसी तरह से हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।